हाय एंड वेलकम टू कल्टंच। तो आज की ये स्टोरी शेयर की है प्रद्युमन दीक्षित ने। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रद्युमन पुणे के एक कॉलेज में बीटेक कर रहा है और कॉलेज के पास में ही हॉस्टल में रहता है। उसके रूम में एक बंदा और है, रौनक। तो एक्चुअली ये सारा इंसिडेंट जो हुआ है वो प्रद्युमन के रूममेट रौनक के साथ हुआ है। अब उस हॉस्टल में एक पेट डॉग है, मैक्स, जो कि हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड का पेट डॉग है और काफ़ी क्यूट है। मैक्स प्रद्युमन और रौनक से काफ़ी कनेक्टेड है। इन लोगों को एक साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है और प्रद्युमन और रौनक भी जैसे ही अपने क्लासेस और कोचिंग से फ्री होते हैं तो रोज़ ही शाम को वो उसके साथ थोड़ी देर खेलने ज़रूर जाते हैं और उसे रोज़ वॉक पर भी ले जाते हैं। मैक्स को नॉनवेज बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो जो गार्ड है वो वीकली एटलीस्ट एक बार मैक्स को नॉनवेज ज़रूर खिलाता है। कई बार रात में मैक्स प्रद्युमन और रौनक के रूम में ही आ जाता है और वहीं सो भी जाता है, जो कि काफ़ी नॉर्मल बात थी इन लोगों के लिए। इनके हॉस्टल के पीछे की साइड में एक गवर्नमेंट का पुराना खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है, जहाँ पर कोई भी ऐसे ही टहलने के लिए या थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, सुबह सुबह वर्कआउट करने के लिए लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं। कुछ एक साल पहले की बात है। संडे का दिन था और प्रद्युमन और रौनक अपने हॉस्टल के टेरेस पर जाके खड़े हुए थे और ऐसे ही थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। हॉस्टल के पीछे वाला वो गवर्नमेंट का जो ग्राउंड है, उस पर कुछ बिल्डिंग वगैरह बनने वाली थी, जिसके लिए उसकी ज़मीन की खुदाई का काम चल रहा था। तो ये दोनों टेरेस पर खड़े होकर सब देख ही रहे होते हैं कि तभी रौनक प्रद्युमन से कहता है कि यार चाय पीने का मन हो रहा है, हम दोनों के लिए चाय बना के ले आ भाई प्लीज़ यार। एक्चुअली प्रद्युमन काफ़ी अच्छी चाय बनाता था, इसीलिए रौनक ने उससे ऐसा कहा था। तो प्रद्युमन भी कहता है कि हाँ चल यार, मन तो मेरा भी हो रहा है, चल मैं चाय बना के ले आता हूँ, फिर यहीं पी लेंगे छत पे ही। प्रद्युमन नीचे अपने रूम में जाता है, तभी रास्ते में उसे मैक्स मिलता है और वो भी प्रद्युमन के साथ उसके रूम में चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद प्रद्युमन चाय और बिस्किट वगैरह लेके मैक्स के साथ रौनक के पास ऊपर टेरेस पर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही प्रद्युमन देखता है कि रौनक बहुत ध्यान से पीछे वाले ग्राउंड की तरफ घूर रहा है। प्रद्युमन उसको एक बार आवाज़ लगाता है तो रौनक थोड़ा हड़बड़ा के पीछे मुड़ता है और प्रद्युमन फिर पूछता है कि क्या हुआ बे, इतना टेंशन में क्यों लग रहा है। तभी रौनक प्रद्युमन से कहता है कि भाई तू इधर आ और चुपचाप से नीचे ग्राउंड में देख क्या हो रहा है। प्रद्युमन मैक्स के लिए भी बिस्किट लाया हुआ था, तो वो पहले कुछ बिस्किट मैक्स को देता है और मैक्स अब खा रहा है और प्रद्युमन रौनक के पास नीचे ग्राउंड में देखने चला जाता है। अब यहाँ पे प्रद्युमन कहता है कि क्या हो भाई, ऐसा हो क्या रहा है वहाँ, जिसे देखकर तो इतना ज़्यादा शॉक हो गया है। अब प्रद्युमन नीचे झांक कर देखता है तो उसे दिखता है कि उस ग्राउंड का जो कंस्ट्रक्शन है, जो अभी 10 मिनट पहले अच्छे से चल ही रहा था, वो अब बिल्कुल बंद हो चुका है और सारे वर्कर्स और कुछ और भी लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर खड़े हुए हैं। काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी है वहाँ पर। प्रद्युमन थोड़ा और ध्यान से देखता है तो उसे दिखता है कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहाँ सबसे पूछताछ कर रहे हैं। प्रद्युमन को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब हो क्या रहा है और वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। प्रद्युमन रौनक से पूछता है कि क्या हुआ भाई, ये पुलिस क्यों आई है यहाँ, क्या बात है। तो रौनक बताता है कि यहाँ पर अभी खुदाई हो ही रही थी कि सडनली वर्कर्स को ज़मीन के अंदर एक अजीब सी डेड बॉडी मिली है। ये डेड बॉडी पूरी तरह से डिग्रेड भी नहीं हुई है अभी। और अभी भाई प्रद्युमन, तूने सुना था ना कि अपने यहाँ एक पुलिस ऑफिसर का बेटा कुछ दिनों से मिसिंग है। प्रद्युमन कहता है कि हाँ सुना तो है मैंने। तो इस मोमेंट पर रौनक ग्राउंड के एक पुलिस ऑफिसर की तरफ पॉइंट करते हुए प्रद्युमन से कहता है कि देख भाई, यही वो ऑफिसर है और ये जो डेड बॉडी मिली है ना, ये शायद उसी के बेटे की लग रही है, इसीलिए इतनी सारी पुलिस वगैरह आई हुई है यहाँ पर। अब इतना सब सुनने के बाद प्रद्युमन रौनक से कहता है कि मानता हूँ भाई काफ़ी सीरियस मैटर है, पर तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है, इतना डर क्यों रहा है तू। चल अब इन सब बातों को छोड़ दे और वो लोग देख लेंगे इस मैटर को, हम लोग चाय पीते हैं आराम से, वरना ठंडी हो जाएगी चाय अभी। चाय पीने के बाद अब शाम भी हो चुकी थी, तो ये लोग वापस अपने रूम में चले जाते हैं
और बीच में इन्हें कार्ड मिलता है और जब वो देखता है कि मैक्स इन लोगों के पास है तो वो कहता है कि अब थोड़ी देर के लिए मैक्स को मेरे पास ही छोड़ दो, मैं उसको लेके किसी काम से जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। तो मैक्स गार्ड के साथ चला जाता है और अब प्रद्युम्न और रौनक अपने रूम में जाके बैठ जाते हैं और कुछ रात के 8-9 बजे के आसपास ये दोनों अपने रूम में बैठकर पढ़ ही रहे होते हैं कि उस टाइम पर मैक्स इनके रूम में आ जाता है। उसके रूम में एंटर करते ही रूम के अंदर एक बहुत ही वियर्ड सी स्मेल आने लगी थी जो कि आज तक कभी भी उन दोनों ने फील नहीं की थी। और मैक्स के रूम में एंटर करते ही इन दोनों को एक अजीब सा झटका फील होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था। और इसके साथ साथ इन लोगों को दिखता है कि मैक्स के मुंह के अंदर कोई अजीब सा फटा हुआ कपड़ा है जिससे वो चबा रहा है और मैक्स काफ़ी गुस्से में गुर्रा भी रहा है। इन लोगों को कुछ इतना समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या है और कैसा कपड़ा ये मैक्स चबा रहा है, और ये भी नहीं समझ में आता है कि मैक्स इतना गुस्से में क्यों है। पर ये लोग सब कुछ इग्नोर करते हैं और सोने का टाइम हो चुका था तो ये लोग अब थोड़ा डिनर वगैरह करते हैं और मैक्स भी था तो उसे भी कुछ खिला देते हैं। और आज मैक्स भी इनके साथ ही इनके रूम में सोने के लिए रुक जाता है। और अब ये लोग सोने ही जा रहे होते हैं पर मैक्स काफ़ी वियर्ड तरह से रिएक्ट कर रहा है। वो सो ही नहीं रहा है और वो बस घुर्राए जा रहा है। और पूरे रूम की लाइट्स बंद हो जाने के बाद पता नहीं क्यों पर मैक्स रूम के एक कॉर्नर में एकदम स्टिल होकर घूरता जा रहा है। ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसको सुलाने की बट वो मान ही नहीं रहा। और धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद रौनक और प्रद्युम्न सो जाते हैं और मैक्स सोया या फिर नहीं इनको कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। अब अगले दिन सुबह जब ये लोग जागते हैं तो उठते ही इन्हें उस रूम के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बुरी स्मेल आने लगती है जिसे लिटरली झेला ही नहीं जा सकता है। वो लोग उठते हैं और इधर उधर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। तभी इन दोनों की नज़र मैक्स के ऊपर पड़ती है और इन्हें दिखता है कि मैक्स के मुंह से खून निकल रहा है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है और ना ही सांस ले रहा है और वो इनके बेड पर बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इन्हें इतना समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती है कि मैक्स अब मर चुका है। पर मैक्स कैसे मर गया, क्या हुआ, ये एक सवाल बन चुका था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। ये लोग गार्ड को बुलाते हैं और थोड़ी ही देर में गार्ड और सारे लोग वहाँ आते हैं। इन दोनों से पूछते हैं कि क्या हुआ, मैक्स अचानक से ऐसा सब कैसे हुआ, मैक्स को ऐसा सब। तो ये लोग बताते हैं कि इन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया। और बस प्रद्युम्न और रौनक इतना ही कहते हैं कि रात को वो लोग मैक्स को सुलाने की कोशिश कर रहे थे बट वो बहुत वियर्ड तरह से रिएक्ट कर रहा था और सो ही नहीं रहा था। और फिर ये दोनों ही सो जाते हैं और उसके बाद क्या हुआ इन्हें कुछ भी नहीं पता है। वो जब सुबह सुबह उठे तब उन्होंने मैक्स को देखा और वो उस टाइम पर मर चुका था। अब कैसे तो करके ये मैटर थोड़ा शांत होता है। मैक्स की डेड बॉडी को सिमेट्री में दफना दिया जाता है और इस टाइम पर लिटरली हॉस्टल के सभी लोग इंक्लूडिंग प्रद्युम्न और रौनक बहुत ज़्यादा परेशान है और काफ़ी बुरा भी फील कर रहे हैं मैक्स के लिए, क्योंकि मैक्स उन सब के साथ काफ़ी घुल मिल चुका था तो ऑब्वियसली सबको याद आ रही थी उसकी। इस इंसिडेंट के जस्ट अगले दिन कुछ इससे भी ज़्यादा बुरा हो जाता है उस हॉस्टल के अंदर। तो होता ये है कि रात को रौनक, जिसे अपना कुछ प्रोजेक्ट था उसे कंप्लीट करना था, तो लेट नाइट वो जाग रहा था और प्रद्युम्न सो रहा था। अब काफ़ी देर हो चुकी थी और रौनक अपना काम करते करते काफ़ी थक भी चुका था बट स्टिल उसको कैसे भी करके कल सुबह से पहले अपना काम कंप्लीट करना ही था। तो वो थोड़ी देर अपने स्टडी टेबल से उठकर अपने रूम में इधर उधर वॉक करने लगता है और थोड़ा पानी वानी पीता है। थोड़ी देर विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है और ऐसे ही कुछ 10 से 15 मिनट का रेस्ट लेने के बाद जब वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है वो वापस से अपना काम स्टार्ट करने के लिए सोचता है और फिर वो विंडो की तरफ से वापस अपने टेबल की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है पीछे से उसको हवा के साथ एक बहुत हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। उसे सुनकर एक बार के लिए रौनक की हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है बट उसको समझ ही नहीं आया कि अचानक से ऐसा अजीब सा
डर उसको क्यों लगा। वो एक सेकंड के लिए रुक कर अपने पीछे देखता है, इधर उधर देखता है, और थोड़ा सा कूल डाउन होते ही वो वापस अपने टेबल की तरफ बढ़ता है। टेबल तक पहुंचने से पहले बीच में दीवार पर एक मिरर लगा हुआ था। जैसे ही रौनक उस मिरर के पास से गुजरता है, वो उस मिरर में देखता है तो उससे दिखता है, मतलब ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई तो है जो उसके पीछे पीछे चल रहा है। जैसे ही वो उसको देखता है, पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। पर फिर भी उसको जस्ट फॉर अ वाइल ऐसा फील हुआ कि जैसे उसके पीछे पीछे कोई आदमी चल रहा है। इस चीज़ को चेक करने के लिए वो अपने पीछे की तरफ और राइट लेफ्ट साइड में हर जगह देखता है, बट उसको कोई भी नहीं दिखता है। और वो जस्ट ऐसा सोचता है कि रात काफ़ी हो चुकी है और वो काफ़ी थका हुआ भी है, तो इसीलिए तो शायद उसको ऐसा वहम हो रहा है, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। जैसे ही उसकी नज़र एकदम प्रॉपर तरीके से उस मिरर पर पड़ती है, उस मिरर में साफ साफ दिख रहा था कि कोई तो अजीब सा फिगर जो कि अच्छे से विजिबल भी नहीं है, ऐसा कोई फिगर रौनक के पीछे ही खड़ा है, जो सिर्फ उस मिरर में ही दिख रहा है। और जब रौनक पीछे मुड़कर देख रहा है, तब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। इसे देखते ही रौनक को चक्कर आ जाते हैं और लिटरली वो इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि उसकी चीख भी नहीं निकलती है और वो बस वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब प्रद्युमन जागता है तो देखता है कि रौनक मिरर के सामने नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ है। प्रद्युमन उस टाइम पर रौनक को देखकर हंसने लग जाता है, बिकॉज रौनक एक अजीब से पोस्चर में वहाँ पर पड़ा हुआ था और प्रद्युमन नहीं जानता था कि रौनक डर के मारे बेहोश हो चुका था। उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो अजीब सी तरह से वहाँ पर सो रहा है बस। अब प्रद्युमन उसे जगाने की कोशिश करता है और जैसे ही रौनक की नींद खुलती है, वो एकदम हड़बड़ाकर बहुत डरते हुए अपनी आंखें खोलकर कांपने और हड़बड़ाने लगता है। प्रद्युमन पूछता है कि क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया जो तू मतलब इतना डर रहा है, और क्या सपना देख लिया तूने जो ऐसे डर रहा है तू। अब रौनक रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में प्रद्युमन को बताता है, लेकिन प्रद्युमन रौनक की बात पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं करता है। वो कहता है कि ज़रूर तुझे कुछ वहम हुआ होगा और कुछ भी नहीं है, पर रौनक स्टिल उसको कहे जा रहा है कि नहीं भाई, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और वहम वहम कुछ नहीं है, वो सब कुछ एकदम रियल था और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। बट प्रद्युमन कहता है कि हाँ चल ठीक है, अब ये सब बातें छोड़ दे, अब अगर दोबारा कुछ ऐसा होगा ना तब देख लेंगे, ठीक है क्या दिक्कत है इसके पीछे। अभी जल्दी से तैयार हो जा कॉलेज के लिए, और हम लोग काफ़ी लेट हो रहे हैं। अब ये लोग तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके कॉलेज चले जाते हैं, पर आज पूरे दिन रौनक बिल्कुल खोया खोया सा लग रहा है। वो ना कुछ बात कर रहा है और ना ही ध्यान से पढ़ रहा है, बस वियर्ड सी हरकतें कर रहा है। प्रद्युमन सोचता है कि अभी भी रौनक उस सपने के बारे में सोच ही रहा है और इसीलिए ऐसा सब कर रहा होगा। बट यहाँ से बहुत कुछ बदलने वाला था। अब उस दिन शाम को जैसे ही ये लोग अपने रूम में वापस आते हैं, अब इस टाइम पर अचानक से रौनक बहुत ही स्ट्रेंज और भयानक तरीके से रिएक्ट करने लगता है। प्रद्युमन रूम में घुसते ही सीधा वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए, और फिर जब वो वापस आता है तब वो देखता है कि रौनक रूम में एक कॉर्नर में ज़मीन पर जाकर बैठा हुआ है और उसने अपना सर नीचे कर रखा है और बहुत हल्की हल्की आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रहा है। भाई ऐसा सीन अगर तुम लोग रियल लाइफ में देखोगे ना तो बहुत ही गंदे लेवल पर हवा ख़राब हो जाएगी किसी भी इंसान की। प्रद्युमन के हाथ पर लिटरली ठंडे होने लगे थे, उसका फेस पूरा सफ़ेद हो गया था इसे देखकर। वो डर के मारे कांपने लगता है और अब प्रद्युमन थोड़ी सी हिम्मत करता है और धीरे से रौनक को उसके नाम से बुलाता है। रौनक, ओए क्या कर रहा भाई, रौनक। भाई रौनक कुछ रिप्लाई ही नहीं करता है, लेकिन प्रद्युमन एक बार थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़कर फिर से रौनक को आवाज़ लगाता है और इस मोमेंट पर कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाती है। प्रद्युमन की आवाज़ लगाते ही रौनक झटके से अपने सर को ऊपर करता है और बहुत तेज़ से चीखता है। प्रद्युमन जैसे ही उसकी आंखों में देखता है तो उसे लिटरली रौनक की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थीं, ऐसा प्रद्युमन को दिखता है। और वो जिस आवाज़ में चीख रहा था वो आवाज़ भी रौनक की थी ही नहीं।
वो आवाज़ क्लियरली किसी आदमी की थी, लाइक 22-23 साल का कोई बंदा हो, ऐसी आवाज़ थी। और वो चीख ऐसी थी जैसे किसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो चीखने में, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी। प्रद्युम्न तुरंत डर के चिल्लाने लगता है और इस मोमेंट पर रौनक एकदम से चीखना बंद कर देता है और प्रद्युम्न को घूरने लगता है। फिर रौनक उस रूम में रखी कुछ चीज़ों की तरफ देखता है और रौनक के देखते ही अपने आप वो चीज़ें प्रद्युम्न के ऊपर फेंकने लगती हैं, जिसकी वजह से प्रद्युम्न के सर पर चोट भी आ जाती है और ब्लड निकलने लगता है। अब रौनक प्रद्युम्न को देखते हुए बहुत ही क्रीपी तरीके से स्माइल करता है और अपने पैरों को बिल्कुल उल्टा मोड़ लेता है। और फिर रौनक अपने हाथों को पीछे दीवार पर रखकर पता नहीं कैसे पर दीवार पर सीधा चढ़ने लगता है विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। अब इतने में ये सब शोर सुनकर हॉस्टल का गार्ड और उसके साथ कई सारे और भी लोग भागते हुए उस रूम में आते हैं और रूम में आते ही उन्हें जो दिखता है उस पर विश्वास कर पाना लिटरली काफ़ी मुश्किल होता है। वो लोग तुरंत उस रूम की सारी विंडोज़ को लॉक करते हैं, प्रद्युम्न को भी साथ लेकर उस कमरे के बाहर आते हैं और कमरे को अच्छी तरीके से लॉक कर देते हैं। और तुरंत रौनक के पेरेंट्स को इन सब के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और जल्द ही रौनक के पेरेंट्स उस हॉस्टल में एक लोकल एग्जॉर्सिस्ट या बाबा तांत्रिक को लेकर आते हैं और वो तांत्रिक सीधे उस कमरे में घुस जाते हैं और तुरंत रौनक के ऊपर एक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगते हैं। वो तांत्रिक अपने साथ कुछ झोला भरकर बहुत सारा वियर्ड सा सामान लाए हुए थे, जिसका यूज़ करके वो उस आत्मा को बाहर निकालने वाले थे। उस तांत्रिक ने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और उनके माथे पर एक अजीब सा साइन बना हुआ था। उसके सामान में कुछ बोन्स, ब्लैक पाउडर और काफ़ी पुराने गंदे और रस्टेड टूल्स थे। तांत्रिक अपने साथ लोहे की एक मोटी सी चेन लाया हुआ था, जिससे सबसे पहले तो रौनक को बांध दिया जाता है और रौनक के पेरेंट्स और वो तांत्रिक मिलकर उसको उस चैन से बांधते हैं। और अब इस टाइम पर रौनक बहुत अग्रेसिवली मूव करने की कोशिश कर रहा है और उसके अंदर से बहुत डिस्गस्टिंग सी बोन क्रैकिंग साउंड्स भी आ रही हैं, जिसे सुन पाना किसी के लिए भी एक नाइटमेयर बन सकता है। तांत्रिक फ्लोर पर एक सर्कल बनाकर उसमें ब्लड जैसा कुछ रखता है और उसके साथ साथ कुछ बोन्स और राख रख देता है। उस सर्कल के हर तरफ एक एक स्कल रख देता है और एक अगरबत्ती जला देता है और उस अगरबत्ती के जलते ही पूरे कमरे में घुटन होने लगती है। अब तांत्रिक अपनी कड़क और भारी आवाज़ में वियर्ड से मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देता है और मंत्र पढ़ते हुए वो एक बड़ी सी सुई उठाता है और रौनक के पास जाकर उसके हाथों पर वो सुई फूंक देता है। और यहाँ पर स्ट्रेंज बात ये थी कि उस सुई के भोंकते ही रौनक के हाथ से ब्लड की जगह एक ब्लैक लिक्विड सा कुछ निकलने लगता है। रौनक के अंदर की आत्मा एक बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक सी आवाज़ में चिल्लाने लगती है। जैसे जैसे तांत्रिक और तेज़ आवाज़ में मंत्र बोलने लगता है, वैसे वैसे रौनक बहुत बुरी तरह से तड़पने लगता है और वो तांत्रिक एक बॉक्स में से कुछ अजीब सी चीज़ें निकालता है जो नॉन वेज का पीस लग रहा था, जिसे वियर्ड से ब्लैक लिक्विड में डुबा कर रखा हुआ था। और उस चीज़ को वो तांत्रिक ज़बरदस्ती रौनक के मुंह में डाल देता है और अब रौनक वॉमिट करने की कोशिश कर रहा है, पर वो तांत्रिक उसे वॉमिट करने ही नहीं देता है और वो कहता है कि इस चीज़ से वो आत्मा कमज़ोर हो जाएगी। अब रौनक की आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ हो जाती हैं और उसकी आंखों में बस एकदम ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा था, मतलब जो वाइट पार्ट होता है आंखों का वो पूरा ही ब्लैक हो चुका था। और इस टाइम पर रौनक के शरीर से उस आत्मा की आवाज़ आती है कि तुम लोग मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। अब वो तांत्रिक कुछ पवित्र जल रौनक पर छिड़कते हुए कोई दूसरे मंत्रों को चीख चीख कर पढ़ने लगता है, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे रौनक का शरीर बिल्कुल जल रहा है। उसके शरीर पर पता नहीं कैसे और कहाँ से, बट उसकी पूरी बॉडी पर उस पानी से जलने के निशान पड़ते हैं। अब सडनली रौनक अपनी रियल आवाज़ में बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और फिर वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है और अब क्लियरली उसकी आंखों से और उसके मुंह से धुआं सा निकलता हुआ दिखता है। तांत्रिक उस धुएं में एक लकड़ी की बनी हुई छोटी सी सर्कल जैसी किसी चीज़ को अपने हाथों से
उस धुएं के बीच में पकड़कर खड़ा हो जाता है। और अब वो धुआं उस लकड़ी की चीज़ में एक बहुत छोटा सा होल था, उस होल के अंदर जाने लगता है। और अब जैसे ही सारा स्मोक उस चीज़ में अपने आप चला जाता है, तुरंत तांत्रिक उसे एक लाल कपड़े से कसकर बांध देता है और रौनक अब बिल्कुल बेहोश हो जाता है। अब वो तांत्रिक इस पूरे एग्जॉर्सिज्म को यहाँ पर एंड कर देता है और रौनक के पेरेंट्स को बताता है कि कुछ देर बाद इसे होश आ जाएगा और इसे हॉस्पिटल में ले जाकर इसके जो चोट लगी हुई है और जो जला हुआ है उस पर दवाई लगवा लेना। और वो तांत्रिक उन्हें एक धागा देता है और एक कागज़ पर एक मंत्र लिख कर देता है और कहता है कि ये धागा अगले 31 दिनों तक रौनक के हाथ पर बांधे रहने देना और 31 दिनों से पहले उस धागे को रौनक के हाथ से मत निकलने देना। और रोज़ इस कागज़ में लिखे हुए मंत्र का जाप 3 बार करना होगा रौनक को। और चाहो तो 31 दिन पूरे होते ही एक बार मेरे पास आकर छोटी सी पूजा करवा लेना, जिसमें कुछ दक्षिणा भी दे देना। तो ऐसा उस तांत्रिक ने इन लोगों से कहा, रौनक के पेरेंट्स से कहा था। अब वो तांत्रिक अपना सब सामान पैक करके वापस चला जाता है और रौनक को भी बाद में होश आता है। उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करवाया जाता है और वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल फिट हो जाता है। अब बात करते हैं इस सब के बैक स्टोरी की। तो अभी तक तो तुम्हें इतना सब पता चल चुका है कि रौनक के साथ क्या क्या हुआ और उस हॉस्टल के अंदर। अब बात करते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो हॉस्टल के पीछे वाला जो गवर्नमेंट वाला ग्राउंड है, उसके अंदर जो डेड बॉडी मिली थी, एक्चुअली उसी डेड बॉडी ने मैक्स को मार दिया और रौनक को पजेस कर लिया। अब ऐसा हुआ कैसे, इसके बारे में जानते हैं। तो उस दिन जब वो डेड बॉडी मिली थी, तब मैक्स उस ग्राउंड में जाके उस डेड बॉडी का एक कपड़े का टुकड़ा ले आया था। और इतनी बात तो क्लियर ही है कि अगर तुम किसी डेड बॉडी की कोई चीज़ अपने साथ ले आते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो डेड बॉडी की आत्मा तुम्हें अपना शिकार बना ही लेती है। तो इसीलिए सबसे पहले उस आत्मा ने मैक्स की जान ले ली। और अब मैक्स को मारने के बाद उस रूम में उस लड़की की आत्मा भटक ही रही थी। और उस टाइम पर उस आत्मा के 2 शिकार थे, एक तो प्रद्युमन और एक रौनक। इन दोनों में से आत्मा रौनक को ही इसलिए पजेस कर लेती है बिकॉज प्रद्युमन के पास में ही हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी, जिसे वो हमेशा ही अपने बेड पर रखता था। तो अब रौनक उस रूम में बेड से थोड़ा दूर पर था और अपना काम कर रहा था, इसीलिए उस आत्मा के लिए रौनक एक इजी टारगेट था। एंड दैट्स व्हाई रौनक गॉट possessed by that entity। अभी शायद सब कुछ एंड नहीं हुआ था। 31 दिनों बाद जब ये लोग उस तांत्रिक के पास जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो तांत्रिक अभी कुछ 15 दिनों पहले ही मर चुका है। और जब ये लोग इस बारे में पता लगाते हैं कि कैसे और क्या हुआ था उन्हें, तब कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने आज से कुछ 30 या 31 दिन पहले किसी आत्मा को पकड़ा था और किसी गलती की वजह से वो आत्मा बाबा की कैद से छूट जाती है और ऐसा होते ही वो आत्मा बाबा को मार देती है। और अब तुम खुद ही इतने समझदार हो कि तुम समझ सकते हो कि जिस आत्मा की यहाँ पर बात हो रही है वो आत्मा कौन थी।